चलिए सभी आ गए। आ गए सभी तमाशा देखने। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में सीखना डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी पाचन तंत्र को। आखिर ये होता क्या है। बायोलॉजी का हमने ये सीरीज बना रखी है और पिछले कई दिनों से मैं बायोलॉजी का एक सीरीज चला रहा हूँ। अगर आप उन सभी का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। देखो पाचन तंत्र आखिर होता क्या है, बता क्या होता है पाचन तंत्र। देखो भाई, केवल खा लेने से आपका पाचन तंत्र वो नहीं कहलाएगा। खाने के बाद ना बहुत सारा प्रोसेस होता है हमारे शरीर में, जो छोटे छोटे कार्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और सभी को अगर मिलाते हैं तो सारा जो सिस्टम होता है ना, सब मिलाते हैं जो सिस्टम जो बनता है उसे ही हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, नहीं पाचन तंत्र कहते हैं। केवल एक पार्ट को अगर हम मुंह को बोलें पाचन तंत्र तो ये मेरा सरासर गलत है। पाचन तंत्र कहने का मतलब है भाई कि आपको खाना पचाने में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो आपको खाना पचाने में मदद करता है। केवल खा लेना मेरा पाचन नहीं होता भाई। खाने के बाद भोजन कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या होता है, कहाँ होता है, तो सारा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, आप लोग क्या समझते हैं कि खा लिए और निकाल दिए ये मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया? नहीं, ये आपका सरासर गलत है। आप खाना खा लिए और आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरा पाचन तंत्र हो गया, सरासर गलत है। खाना खाने के बाद ना ये भोजन जो अंदर जाता है ना, कई कार्य करते हैं, इसके साथ कई चीज़ें का मिलावट होता है, तब जाके आपका भोजन छोटा छोटा टुकड़ा में टूटता है और फिर आप सुबह में क्या करते हैं, उसे बाहर करते हैं ना। तो आखिर हम लोग तो खाते हैं रोटी, तो भाई उतना छोटा टुकड़ा जो निकलता है सुबह सुबह हम लोगों का, आखिर वो कैसे बन जाता है? तो पेट में तो कोई क्रिया हुआ होगा ना। तो सारी क्रियाओं को, उस भोजन को पचाने में जितने सारी क्रियाएं काम की है, तो सारी क्रियाओं को मिलाएंगे तो वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा, एक सर्कल कहलाएगा, एक तंत्र कहलाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखो भाई, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है ना, तो इसको पढ़ने के लिए आपको दो भागों में से बांटना होगा। पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए आपको दो भागों में से बांटना होगा। दो भागों में बांटने का मतलब ये है कि अगर देखो, पहला भाग ये होगा कि आपका भोजन जो है कौन कौन से नली से होते हुए आपका एनस के द्वारा बाहर निकलता है। जो गुदा होता है ना, गुदा, जिसके मल मूत्र हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे हमारा भोजन पहुँचता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए ठीक है, इस चीज़ को समझ में आ गया कि हम लोग को पहला ये पढ़ना है कि कौन कौन से रास्ते से मुंह में डालें भोजन हम लोग, और यहाँ से डालने के बाद कौन कौन सा ऐसा जगह है पेट में जहाँ पे भोजन जाता है और शरीर से बाहर निकलता है। पहला हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि उस भोजन को पचाने में कौन कौन सा एंजाइम काम किया। मुंह में बहुत सारा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है, तो बहुत सारा जो एंजाइम होता है मुंह में होता है, किडनी में होता है, यकृत में होता है, लीवर में होता है, बहुत सारा क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और फिर वो क्या करते हैं, पचाने में उसको मदद करते हैं, भोजन को पाचन करने में मदद करते हैं। एक तो केवल रास्ता हो गया, भोजन को ले जाने का एक रास्ता हो गया, और दूसरा क्या हो गया, उस रास्ते में अगल बगल में कोई पाचक एंजाइम है जो क्या करते हैं, उस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो बेसिक रूप से हम लोग दो भागों को पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और एक होता है पाचन तंत्र, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि आहार नाल क्या होता है। देखो भाई, ये जो आपको फोटो दिख रहा है यही है आहार नाल। देख रहे कौन कौन से भाग हैं यहाँ पे। ये आपका चालू होगा मुख गुहा से और पूरा का पूरा कहाँ घुसेगा, अंदर तक जाएगा और सीधे आपका गुदा से बाहर निकल जाएगा। मुख गुहा से घुसेगा और सीधे गुदा से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। यानी आपका पेट के अंदर में, इसी के अंदर में आपका भोजन रहता है। जो भोजन रहता है आपका इसी आहार नाल के अंदर क्या रहता है, आपका भोजन रहता है। और अगर बात करें हम कि इसकी लंबाई कितनी है, अब देखो भाई, लंबाई कहने का मतलब कि छोटा आदमी तो छोटा होगा ना, बड़ा आदमी तो बड़ा आदमी होगा। तो एक एवरेज जो है इसका 32 फीट की बात सोच सकते हैं। 32 फीट मतलब समझ में आ रहा है, ये हुआ 1 फीट,
फिर यहाँ से 2 फीट, फिर 3 फीट, इस तरह का सोचो कितना 32 फीट होगा। यानी इसको मीटर में अगर करें हम लोग कन्वर्ट तो लगभग 8 से लेकर 10 मीटर की लंबाई होता है। अब सोचो इतना लंबा हम लोग पेट के अंदर में है और इतना लंबा होते हुए भोजन क्या करता है, अंदर जाता है और शरीर से बाहर निकलता है। तो उधर छोटी आंत हो गया, उधर बड़ी आंत हो गया, इसी तो ही तो लंबा होता है। जब आप लोग पटरू उठरू को काटते हैं यानी बकरा को काटते हैं आप लोग, तो देखना उसमें छेरी पचोनी निकलता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको मीरते हैं, ऐसे करके मीरते हैं ना, तो वही होता है छोटी आंत। और उसी तरह एक बड़ी आंत भी होता है, जो बड़ी तो नाम है उसका लेकिन मोटी होती है। असल में वो छोटी होती है लेकिन मोटी होती है, लेकिन वो बड़ी आंत कहलाती है। लेकिन लंबा कौन रहता है, छोटी आंत। तो वही जो आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत मिलकर ही इतना लंबा हो रही है। अगर 32 फीट की बात करें भाई, समझ में आ रहा है, आहार नाल टोटल मुंह से लेकर पूरा एनस तक, जहाँ से हम लोग बाथरूम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, उसकी जो लंबाई है ना वो लगभग 32 फीट की लगभग में। अब सोचो 1 फीट जब इतना होता है, 1 फीट इतना हुआ, फिर यहाँ से 1 फीट ऐसे फिर बढ़ते जाएगा, यानी सोचो 32 फीट कितना होगा, समझ में आया। अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करें हम लोग तो लगभग 8 से लेकर 10 मीटर की लंबाई होगा इसका। किसकी, आहार नाल की। ठीक है, हम लोग समझ गए आहार नाल की लंबाई कितनी होती है भाई, तो लगभग 32 फीट होती है, यानी मीटर में चेंज करें तो 8 से लेकर 10 मीटर की एवरेज में होती है। छोटे बच्चों में, छोटे आदमियों में छोटे होगा क्योंकि छोटा ही रहेगा ना, अब बड़ा में बड़ा हो सकता है। तो एवरेज जो माना गया है वो कितना है, 32 फीट की लगभग में। ठीक है, मीटर की बात करें तो 8 से लेकर 10 मीटर की लगभग में लंबाई इसकी है। ओके, अगर इसकी बात करें कि आहार नाल में कौन कौन सा हिस्सा आता है, आहार नाल के अंतर्गत इतना जो 32 फीट जो लंबाई हुआ है, इस 32 फीट लंबाई में कौन कौन सा हिस्सा मेरे शरीर के अंदर आया। तो देखो भाई, पहला आया आपका मुख गुहा। मुख गुहा जो बुकल कैविटी जिसको कहते हैं हम लोग, मुख गुहा। और अंदर आपका ग्रास नली आ गया, ये ग्रास नली हो गया। फिर नीचे चलेंगे तो आपका आ गया अमाशय। क्या आ गया, अमाशय, जिसको पेट बोलते हैं, अमाशय ना। उसके बाद चलेंगे हम लोग छोटी आंत, फिर चलेंगे हम लोग बड़ी आंत, फिर चलेंगे हम लोग मलाशय, फिर चलेंगे हम लोग गुद्दा। क्या हिस्सा हो गया। अगर पूरी बात करें अगर हम कि आहार नाल में एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होता है, आहार नाल मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 32 फीट लगभग में होती है। और इस 32 फीट में कौन कौन से भाग आते हैं, तो देखो भाई, पहला कौन आता है, मुख गुहा। पहला मुख गुहा। उसके बाद चलेंगे तो ग्रास नली, हमारा ग्रास नली आएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर चलेंगे हम लोग अमाशय, जिसको बोलते हैं हम लोग पेट बोलते हैं। फिर अंदर जाएंगे तो छोटी आंत, फिर जाएंगे तो बड़ी आंत, फिर जाएंगे अंदर तो मलाशय, और फिर जाएंगे नीचे तो गुद्दा। और गुद्दा से हम लोग का लेटरिन के रूप में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे हम लोग बाहर कर देते हैं। यानी आहार नाल में इन सारे चीज़ों का सम्मिलित होता है। समझ में आया कौन कौन, मेरे साथ रिपीट कीजिए। मुख गुहा हो गया आपका ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, मलाशय हो गया और गुद्दा हो गया। ये सारी भाग लेते किस में, तो आहार नाल में। क्लियर। तो हमने आहार नाल के बारे में लगभग में जानकारी ले लिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले ली है। अब चलते हैं हम लोग पाचक एंजाइम में, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहने का मतलब ये है कि हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाना को पचाने में मदद करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाना को पचाने में क्या करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड मदद करता है। यानी पाचक एंजाइम जो होता है, पाचक एंजाइम कहने का मतलब ये है ना यही कि भोजन को पचाने में क्या करे, वो मदद करे। तो कौन कौन सा, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि पाचक एंजाइम क्या होता है। पाचक एंजाइम कहने का मतलब है कि जो खाना को पचाने में मदद करता है। यानी भोजन तो सिंपल जा रहा है आहार नाल से, ठीक है, लेकिन उस भोजन को पचाने में उसके साथ में कौन कौन एंजाइम मिल रहा है जिसके वजह से भोजन पच के बाथरूम के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उस पाचक एंजाइम में से कौन कौन सा आता है, तो देखो भाई, पहला जो आता है आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहने का मतलब है कि आपका कहाँ पाया जाता है, ये मुख में पाया जाता है, यानी मुंह में पाया जाता है। इसको बोलते हैं मुख गुहा यानी वकल कैविटी। तो लार ग्रंथि कहाँ पे, आपका मुंह में। पहला हो गया, ये आपका भोजन को, इसमें अभी पढ़ेंगे हम लोग कि ग्रंथि क्या होती है। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि भोजन को पचाने में कौन कौन से ग्रंथि काम आते हैं। केवल हम ग्रंथि का भी नाम बता रहे हैं, बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, तो मुख गुहा में कौन सी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हो गया। अच्छा, और अगर नीचे चलेंगे तो किस में जाएगा, पित्त में। किस में, पित्त में। आपका पित्त जो होता है ना वो भी भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है।
और आगे चलेंगे तो आपका अकृत आ गया। अकृत मतलब लीवर, वो भी आपका भोजन पचाने में क्या करता है, मदद करता है। और आगे चलेंगे तो मिलेगा आपको अग्नाशय, जिसको कहते हैं पैनक्रियाज। तो इन सारे चीज़ों से हमें निकलते हैं एंजाइम, जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब इन सारे चीज़ों को हम जो हमने बताया कि अभी आपको मुख गुहा से लार ग्रंथि होता है, अकृत होता है, पित्त होता है और अग्नाशय होता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम ये जान रहे हैं कि कौन कौन से पाचक एंजाइम हैं जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा कहने का मतलब होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब ये मुख वाला हिस्सा है। एक मुंह जो होता है एक बंद कमरे के जैसी संरचना होती है। एक बंद, देखो देखो हमने बंद कर दिया, बंद कर दिया, तो एक बंद कमरे की जैसी संरचना होती है किसकी, मुख गुहा। इस मुख गुहा के अंदर में आपका 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। 32 दांत पाए जाते हैं। एक जीभ होता है जो टेस्ट को स्वाद करता है, और ये पूरी तरह से क्या होता है, क्लोज होता है। समझ में आया। एक बकल कैविटी में जो मुख गुहा होता है इसके अंदर ये क्या क्या होता है, तो देखो भाई 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ा क्या हो गया, लार ग्रंथि, 32 दांत होते हैं। और एक जीभ होता है जो हमारे भोजन को टेस्ट करने में मदद करता है इस मुख गुहा के अंदर। देखो भाई, मुख के अंदर वाला जो अंदर वाला गुहा होता है आ इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे तालु कहते हैं। मुख के अंदर का जो हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा आ उसे क्या कहते हैं हम लोग, तालु कहते हैं। और ये सुंदर सा क्या होता है, गाल होता है, जो एक किसी होती है मोटी चमड़ी से बनी होती है। ये सुंदर सा हम लोगों का क्या होता है, गाल होता है। मुख गुहा के फर्श पर मुख गुहा के फर्श पर एक मोटी क्या बोल सकते हैं, चमड़ी के जैसा होता है। देखो इसे क्या कहते हैं हम लोग, जीभ कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसे, जीभ कहते हैं। जो जुड़ी किसी होती है तो फ्रीनुलम से। एक अंदर का हिस्सा है जो यहाँ पे हम लोग का जीभ निकलता है। अच्छा हम लोग को ये बता दो आप हमको कि जीभ किससे जुड़ा होता है, पता है आपको, नहीं पता है। तो एक हिस्सा होता है जीभ का नीचे वाला हिस्सा, उसे कहते हैं फ्रीनुलम। उसी से हम लोगों का जीभ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। एक चीज़ और गौर कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा और मिरर में जाके देखिएगा, शीशा में जाके देखिएगा, आपको एक भी का आकार, यू का आकार, भी का नहीं, यू का आकार एक मांसल संरचना दिखाई देगी। करेंगे तो अंदर में एक मांसल संरचना दिखाई देगी जो यू आकार का होता है। वो हमेशा क्या होता है ना, हिलते डुलते रहता है। हमेशा क्या रहता है, हिलते डुलते होता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं यूला। क्या कहते हैं हम लोग उसे, यूला कहते हैं। अंदर में आप डोका फाड़ के देखिएगा करके, तो अंदर में देखिएगा एक यू आकार का एक मोटी संरचना होती है मांसपेशियां का, जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग यूवुला कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं उसे, यूवुला कहते हैं। ये जो देख रहे हैं जीभ, देखो भाई है जीभ है, तो यहाँ पे ना टेस्ट बड़ पाया जाता है, टेस्ट बड्स पाया जाता है। ये क्या करता है ना, ये बताता है कि कोई चीज़ जब हम लोग खाते हैं तो वो नमकीन है कि मीठा है कि कड़वा है, तो उसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, तो हमारा जीभ करता है। खैर हम लोग जीभ के बारे में अलग से सेंस ऑर्गन में पढ़ेंगे, इसके बारे में सेंस ऑर्गन में एक अलग चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग जीभ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान लो कि जीभ में टेस्ट बड्स पाया जाता है, जो क्या करता है ना, किसी भी चीज़ का स्वाद हमें बताता है कि कोई चीज़ जब खाते हैं हम लोग तो वो क्या होता है, कैसा है, नमकीन है, मिठास है या फिर कड़वा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जीभ का जो बीच वाला हिस्सा है, जीभ का जो बीच वाला हिस्सा है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई टेस्ट वो पता ही नहीं कर पाता है। इसलिए देखिएगा बूढ़े लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग वो अपना खैनी जब खाते हैं ना, तंबाकू जब खाते हैं तो बीच में बहुत कोई रखते हैं बीच में, और उसका जीभ भी नीचे गढ़ा हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, कोई टेस्ट पाया नहीं जाता है, जीभ के बीचों बीच में कोई टेस्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जीभ में एक होता है टेस्ट बड्स जो स्वाद को चखने में हमें क्या करते हैं, मदद करता है। तो बेसिक रूप से हम लोग मुख गुहा के बारे में जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ लिया। अब मुख गुहा के अंतर्गत लार ग्रंथि भी हमने आपको बताया था कि 3 जोड़ा लार ग्रंथि इसके अंदर पाया जाता है, बताया था ना आपको। चलिए अब हम समझेंगे लार ग्रंथि के बारे में। देखो भाई, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लार ग्रंथि का पीएच मान होता कितना है, कितना होता है लार का पीएच मान। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी के यहाँ पे जब फुलोरी बनता है, ढुसका बनता है, या फिर किसी भी तरह का कोई पकवान बनता है, या फिर कोई बोल दे अचानक कि इमली खाओगे, ठीक है, तो उसका मुंह में क्या आने लगता है, पानी आने लगता है।
या फिर किसी पकवान बन जाता है तो चलो भाई खाना है हमको, बगल में बना है बहुत स्वादिष्ट से बना, तो चलो हम लोग खाते हैं, तो इसमें मुंह में बहुत सारा पानी आता ना, तो उस समय ना खाने से पूर्व जो होता है पीएच मान बढ़ जाता है। लार का पीएच मान जो होता है खाने से पूर्व क्या होता है, पहले क्या होता है, बढ़ जाता है और खाने के बाद घट जाता है। तो बेसिक रूप से खाने से पहले लार का पीएच मान जो होता है 7.5 होता है लगभग में, और खाने के बाद 6.5 हो जाता है, और इसी के बीच में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। 7.5 से 6.5 के बीच में क्या होता है ना, लार ग्रंथि का जो पीएच मान होता है वो बदलते रहता है। एक दिन में अगर बात करें हम लोग कि लार ग्रंथि अगर हम लोग निकाले हैं तो लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक हम लोग लार को निकालते हैं। अगर आप छोटे बच्चों देख लीजिएगा, छोटा बच्चा जो रहता है उन लोग लार ग्रंथि बहुत स्रावित करता है, उन लोग का मुंह से टपकते रहता है, निकलता है ना, कर लेता है। बहुत लोग ये भी बोलता है कि उसकी मम्मी जब प्रेग्नेंट रहती है तो भाई क्या होता है ना, उसको जब कुछ खाने का मन करता है और उसको जब नहीं मिलता है तो उसके बच्चे पर असर कर जाता है और बच्चे का फिर मुंह से लार निकलता है। लेकिन ये कहावतें हैं, वैसे हम नहीं मानते हैं फिलहाल। अगर आप लोग मानते होंगे इस चीज़ को ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि होता है ऐसा भी है, लेकिन हम सुनने में आया कि ऐसा बोलता है आदमी लोग गाँव देहात में। ठीक है, तो खाने से पहले 7.5 और खाने के बाद 6.5 हो जाता है लार ग्रंथि का जो पीएच मान होता है वो वाला। और एक दिन में लगभग हम लोग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक का लार हम लोग क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। ठीक है, सभी जो लार ग्रंथियाँ होती है जो हमारे मुंह में पाई जाती है, सभी जो लार ग्रंथियाँ होती है जो हमारे मुख में पाई जाती है वो लार को स्रावित करती है, यानी सलाइवा को निकालती है, और उस सलाइवा में लगभग 99% तक पानी होता है। आप ये सोचो भाई कि हम लोग मुंह से जब लार निकलता है तो उसमें 99% तक केवल क्या होता है, पानी होता है, और केवल 1% जो होता है वो आपका एंजाइम हो गया। और 1% एंजाइम में आपका कौन कौन सा आएगा, तो देखो भाई लाइसोजम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन, 4 तरह का एंजाइम निकलता है आपके मुख से। कौन कौन, तो लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन, ये 4 तरह का जो होता है आपका शरीर से एंजाइम निकलते हैं। कहाँ से, तो मुख गुहा से, और सभी का अलग अलग काम है। इन सभी में से, चारों में से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके मुख में स्रावित होता है वो कौन सा होता है, टाइलिन होता है। समझ में आया, सबसे ज़्यादा अगर मुख में बात करें कि मुख गुहा में लार ग्रंथि में सबसे ज़्यादा कौन निकलता है, जब आप किसी चीज़ को खाते हैं मुंह में अगर किसी चीज़ को लेते हैं तो देखिएगा उसको चबाइएगा नहीं, उसको चबाना आपको नहीं है। कुछ देर के बाद आपको वो चीज़ ना मीठा लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि आपके मुख में एक लार निकलती है जिसका नाम है टाइलिन और जिसका नाम है डायस्टेज। ये क्या होता है ना, माल्टोज बनाता है, माल्टोज का निर्माण करता है, और इस माल्टोज में आपका ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट रहता है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। और जब ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट निकलेगा तो भाई क्या होगा, वो चीज़ आपको मीठा लगने लगेगा। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर आप मुंह में लेते हैं उसको चबाना नहीं है, कुछ देर के बाद वही चीज़ आपको मीठा लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या मिल गया, अब उसमें मिल गया आपको टाइलिन और आपका मिल गया डायस्टेज। ये क्या होता है ना, आपको माल्टोज बनाता है, यानी शुगर बनाता है, ये शर्करा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है, तो वो चीज़ आपको क्या लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, टाइलिन निकलता है। ठीक है, मिल के क्या कर देता है, माल्टोज में परिवर्तन कर देता है किसी भी चीज़ को, जो भी हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या लगता है, वो मीठा लगता है कोई भी सामान खाते हैं तो, क्योंकि उसमें क्या मिल जाता है, टाइलिन और आपका डायस्टेज। क्लियर। मुंह में अगर किसी वजह से हम लोग कुछ खा लेते हैं गंदी चीज़, जैसे कोई बाहर का सामान खाते हैं हम लोग, है ना, कहीं पे रोड पे कोई सामान पड़ा हुआ, जैसे सिंघाड़ा हो गया, जलेबी हो गया, ये सारे बहुत सारे जो खाने वाला चीज़ होते हैं वो रोड पर पड़े होते हैं, तो उसमें कितने सारे धूल कण पड़े रहते हैं, तो उसमें विटामिन क्या बोलते हैं, उसमें कीटाणु भी रहते हैं, गंदगी भी रहती है। तो उस अगर कीटाणु को अगर हम वो सिंघाड़ा खाते हैं, वो निमकी खाते हैं, वो जलेबी खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे कीटाणु हमारे मुख में चले जाएंगे, हमारे मुंह में चले जाएंगे। अब मुंह में होता है लाइसोजाइम एंजाइम, हमको आपको बताया था शुरू में, मुंह में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो क्या करता है ना, जो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अगर आप गलती से किसी चीज़ का सेवन कर लेते हैं जो गंदी चीज़ है, उसमें तो पक्का कोई ना कुछ कीटाणु होगा ना, तो उस कीटाणु को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन कुछ जीवाणु को, जिसको मतलब हल्का फुल्का जो जिसमें पावर होता है, उस जीवाणु को मारने में वो सक्षम होता है। हमारा मुख में ही वो मर जाता है, अंदर तो गया ही नहीं, बीमारी तो
फैला नहीं। अब सोचो मुंह में ही लाइसोजाइम होता है जो क्या करता है, किसी भी कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, एक बचेगा आपका म्यूलिन एंजाइम। म्यूलिन क्या करता है भाई, देखो जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उस खाना को चिपचिप हो जाता है, यानी चिपचिपा कर देता है। भोजन को क्या करता है, चिपचिपा कर देता है। अब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप उस भोजन को मुंह में लीजिए, मुंह में उसको चबलाइए पूरा, ठीक है। उसके बाद उस भोजन को बाहर कीजिए, देखना पूरे साथ चिपचिप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिल गया, म्यूलिन मिल गया, म्यूलिन एंजाइम मिल गया। क्योंकि वो आपका कहाँ पाया जाता है, मुख में ही पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है। तो म्यूलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। अब जैसे चिपचिपा बनाने में मदद करेगा, आराम से हम लोग निगल लेंगे उसको। सूखे चीज़ को निगल पाएंगे नहीं, जब तक वो चिपचिपा नहीं होता, जब तक वो क्या बोलते हैं उसको, पिछड़ नहीं होता। देहात भाषा में नहीं बोलते हैं, जब तक वो पिछड़ नहीं होता भाई, तब तक हम उसको अंदर नहीं कर पाएंगे। सूखे चीज़ को अगर खाते हैं हम लोग तो गला का जो ग्रास नली होता है वो छिल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो उससे बचने के लिए हमारा मुख में एक म्यूलिन एंजाइम होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। और भोजन जब चिपचिपा बन जाता है तो फिर आराम से क्या होता है, भोजन अंदर चला जाता है। ठीक है, भोजन को अंदर लेने में म्यूलिन हमारा बहुत बड़ा काम निभाता है, रोल निभाता है। ठीक है, तो हमने सभी एंजाइम के बारे में लगभग पढ़ लिए हैं। आपका लाइसोजाइम हो गया, टाइलिन हो गया, ठीक है, डायस्टेज हो गया और म्यूलिन हो गया। लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को मारने काम करता है। ठीक है, टाइलिन और डायस्टेज जो होता है वो क्या करता है, आपको कोई भी चीज़ खाते हैं हम लोग उसको माल्टोज में चेंज कर देता है, यानी शर्करा और कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। और म्यूलिन जो होता है भाई आपका भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है, ताकि हम लोग भोजन आराम से अंदर कर सके। क्लियर? हमने आपको शुरू में बताया था कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला आपका पैरोटिड है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा आपका सब मैक्जुलरी ग्लैंड है। कौन सा है, सब मैक्जुलरी ग्लैंड। और तीसरा आपका सब लिंगुअल ग्लैंड है। तो चलिए हम बारी बारी से तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। एक मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। बताना आपको भी हमने, एक मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। उसमें सबसे पहला आपका आता है पैरोटिड ग्लैंड। ये देखो भाई, पैरोटिड जो ग्लैंड होता है आपका शरीर का सबसे बड़ा लार ग्रंथि है, सबसे बड़ा। अगर लार ग्रंथि की बात करें तो कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड होता है। ये आखिर पाया कहाँ जाता है, देखो भाई ये कान का नीचे वाला हिस्सा होता है। देखो कान, ये है कान है ना, तो कान का नीचे वाला हिस्सा में ये ग्लैंड पाया जाता है, यहाँ पे। और ये जो होता है ना, किसी विषाणु के माध्यम से जब ये संक्रमण हो जाता है, किसी विषाणु यहाँ पे संक्रमण कर देता है इस ग्लैंड के ऊपर, तो एक बीमारी हो जाता है जिसको कहते हैं मम्स। क्या कहते हैं भाई, मम्स कहते हैं, जिसको बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलते हैं, गलसुआ कहते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टिकर चिपकाते हैं इसके ऊपर, वो जाली जो स्टिकर नहीं होता है वो वाला चिपकाते हैं, है ना। तो समझ में आया। सबसे बड़ी ग्लैंड होता है हमारे शरीर में कौन सा, तो पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो कहाँ पे होता है, कान के जस्ट नीचे होता है। ये जो कान दिख रहा है, कान के जस्ट नीचे में होता है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे विषाणु जब संक्रमण कर लेता है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होता है, फूल जाता है। फूल जब जाता है तो हम लोग स्टिकर चिपकाते हैं, वो जाली वाला। ठीक है, हम लोग में तो दाढ़ी मोच आ गया, अब हम लोग चिपकाएंगे तो सीधे बालों कबाड़ते निकलेगा, तो दिक्कत है ना। तो जिसका गोरा चिट्टा है, जिसका गाल में दाढ़ी नहीं है भाई, उसके लिए ठीक है। तो गलसुआ समझ में आया। क्या होता है इसमें, पैरोटिड ग्लैंड पर क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, और सांप का जो जहर होता है ना, इसी पैरोटिड ग्लैंड के रहता है, पैरोटिड ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। सांप का जो ग्लैंड होता है, सांप का जो जहर होता है, वो इसी पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर रहता है। ठीक है, तो बेसिक समझ में आ गया। सांप के काटने से जहर नहीं फैलता भाई, उसके ऊपर में एक पैरोटिड ग्लैंड नामक एंजाइम रहता है जो जहर का काम करता है। जैसे सांप काटेगा, अगर काट दिया सिंपल और वो पैरोटिड ग्लैंड आपका नहीं फूटा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ऐसे मुँह फाड़ेगा, फाड़ने पे तो ऐसे फाड़ेगा, पैरोटिड ग्लैंड ऊपर में रहेगा, इसको छोड़ते हुए भागे खट से ऐसे करके, तो जैसे छोड़ा तो ये जो थैली रहता है उसका, वो क्या होता है, फूट जाता है। और जो जहर होता है किसमें, उसका दांत में चला जाता है, और दांत से फिर कहाँ, शरीर में चला जाता है। तो फिर वो जहर जो होता है आपका शरीर में पूरी तरह से दौड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक वो ग्लैंड फूटेगा नहीं, जब तक वो थैली टूटेगा नहीं सांप वाला, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो सांप का जो होता है, जहर का जो थैली होता है, इसी पैरोटिड ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग सब मैक्जुलरी। सब मैक्जुलरी क्या होता है भाई, ये जबड़ा जो होता है ना, जबड़ा सबसे शरीर का जो सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है जबड़ा,
है ना। सबसे अगर हम लोग हड्डी की बात करें तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। तो यहाँ पे इसके बीच में ना एक बोन पाया जाता है जिसका नाम है मैक्सिला अस्थि। मैक्सिला बोन कहते हैं उसके, मैक्सिला बोन कहते हैं, जी हाँ मैक्सिला बोन कहते हैं। कहाँ पे होता है? जबड़े की हड्डी के बीच में पाया जाता है। ये जबड़ी देखो ना, जबड़ा, ये देख रहे हैं जबड़ा, ये क्या होता है देखो, इसी के बीच में मैक्सिला बोन पाया जाता है। उसी में क्या पाया जाता है? आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड पाया जाता है। ओके ठीक है। एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहने का मतलब है कि आपका जीभ के दाईं और बाईं ओर रहता है। जीभ हाँ दाईं और बाईं रहता है, ठीक है। ये शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड होता है, सबसे छोटा, इसका कोई काम उतना रहता नहीं है। तो कहाँ पे होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के दाईं और बाएं के फर्श के पास रहता है, इसका कोई काम उतना रहता नहीं है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा रखिएगा, ये मुख का जो जबड़ा का हड्डी है, ये नीचे वाला हिलता डोलता है, ऊपर वाला हिलता डोलता है नहीं। आप करके देखो भाई, आ ये नीचे वाला ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर वाला थोड़ी हो रहा है, करके देखो, नहीं होता है, ठीक है। तो हमने बेसिक रूप से आपका यहाँ पे समझ लिए हम लोग किसको हमने समझ लिया यहाँ पे आहार नाल को, ठीक है। और हमने पढ़ लिया यहाँ पे पाचक एंजाइम को जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड को, और हमने साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ लिया हम लोग वकल कैविटी जिसको बोलते हैं हम लोग मुख गुहा को, और साथ ही साथ हम लोग लार ग्रंथि को भी इस वीडियो में समझ लिए हैं। आगे का टॉपिक हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये पॉइंट चल रहा है, इसके आगे जितने सारे हमने बताए थे जो पार्ट्स शरीर के कौन कौन से हिस्से से भोजन जाता है और उस हिस्से में कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।